Hello students, in last lecture we discussed political causes and socio-religious causes for the first war of independence, and in today's lecture we will discuss economic causes, military causes and immediate causes. First, economic causes. First point is exploitation of economic resources. Agriculture India was made an economic colony to serve the interest of industrial England. India was forced to export at cheaper rates raw materials like raw cotton and raw silk that the British industries needed urgently, plantation products and food grains which were in short supply in Britain. तो क्या होता था कि उस टाइम पे जो इंडिया था एक तरह से उसको फोर्स किया जाता था कि जो गुड्स ब्रिटिश में जिसकी कमी है वो वहाँ पे भेजे जाएं. जैसे वहाँ पे रॉ मटेरियल्स की कमी थी तो वहाँ पे रॉ मटेरियल्स को इंडिया को फोर्स किया जाता कि आप रॉ मटेरियल्स इंडिया से वहाँ पे भेजिए. तो एक तरह से वो सप्लाई सेंटर था इंडिया ब्रिटेन के लिए. देन इंडिया वॉज मेड टू एक्सेप्ट रेडीमेड ब्रिटिश गुड्स आइदर ड्यूटी फ्री और एट नॉमिनल ड्यूटी रेट्स वाइल इंडियन प्रोडक्ट्स वर सब्जेक्टेड टू हाई इम्पोर्टेड ड्यूटीज़ इन इंग्लैंड. तो जो इंडिया के हैंडमेड गुड्स थे, मतलब जो वो हाथ से बनाए जाते थे चीज़ें, उन पे वो बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगाते थे, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे. पर जो चीज़ें वो इंडिया में बेचते थे ब्रिटिशर्स, अपनी जो चीज़ें जो रेडीमेड चीज़ें होती थी, तो उस पर वो बिल्कुल भी ड्यूटी नहीं लगाते थे. जैसे उनको बिल्कुल ड्यूटी फ्री बेचते थे और बिल्कुल या फिर कम ही ड्यूटी पर बेचते थे, कम टैक्स पे बेचते थे. तो द इंडियन हैंडमेड गुड्स वर अनेबल टू कम्पीट विद द चीपर मशीन मेड ब्रिटिश गुड्स. तो जो इंडियन हैंडमेड गुड्स थे वो इस टाइम पे एक तरह से एबल नहीं थे कि वो कम्पीट कर सकें जो गुड्स मशीन के साथ बनाए जाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा. तो वो चीपर होते थे पर फिर भी वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे इंडिया के हैंडमेड गुड्स. Then this ruined the Indian industry, deprived the artisans of the income and reduced the avenues of employment for labor. तो इस वजह से क्या हुआ कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी हैंडमेड गुड्स बनाने वाली, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. जो स्किल लेबर्स थे उनके बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और कई लोगों की एम्प्लॉयमेंट चली गई. तो अनएम्प्लॉयमेंट की भी सिचुएशन आई उस टाइम पे. देन सेकेंड पॉइंट, ड्रेन ऑफ वेल्थ. Till the Battle of Plassey 1757, the European traders used to bring gold into India to buy Indian cotton and silk. However, after the conquest of Bengal, the British stopped getting gold into India. जब तक बैटल ऑफ प्लासी नहीं हुई थी उससे पहले जो ट्रेडर्स होते थे वो जब इंडिया में आते थे कुछ बाई करने के लिए, जैसे इंडियन कॉटन बाई करने के लिए आगे, सिल्क रॉ मटेरियल्स को बाई करने के लिए आए, तो वो अपने साथ गोल्ड लेके आते थे. गोल्ड के बदले पे वो चीज़ें खरीदते थे. पर जब वो बंगाल की लड़ाई हुई तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने गोल्ड लाना बंद कर दिया. दे बिगेन टू परचेज रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड फ्रॉम द सरप्लस रेवेन्यूज ऑफ बंगाल एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम ड्यूटी फ्री इनलैंड ट्रेड. तो अब वो क्या करते थे, इन गुड्स को किसके जरिए खरीदते थे, जो टैक्स उनको मिलता था कहाँ से, बंगाल से मिलता था. और जो अलग जो उन्होंने किंगडम जीते हुए थे जो उनसे टैक्स मिलता था उसके ज़रिए वो चीज़ें खरीदते थे. मतलब एक तरह से फ्री चीज़ें खरीदने लगे क्योंकि उनको टैक्स मिलता था और वही टैक्स से वो चीज़ें खरीद लेते थे. देन दस बिगिन द प्रोसेस ऑफ प्लंडरिंग इंडियाज रॉ मटेरियल रिसोर्सेज एंड वेल्थ बाय ब्रिटेन. तो अब ड्रेन ऑफ वेल्थ की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम. द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड फ्रॉम विच इंडिया गॉट नो प्रोपोर्शनेट इकोनॉमिक रिटर्न इज कॉल्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ. मतलब कि एक तरह से गुड्स वो खरीदते थे पर उसके ज़रिए उन्हें कुछ भी इकोनॉमिक रिटर्न, कोई पैसा वगैरह नहीं मिलता था, तो उसको हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ. तो आपको ये यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन. देन थर्ड पॉइंट, decay of cottage industries and handicrafts. Heavy duties on Indian silk and cotton textiles in Britain destroyed Indian industries. On the other hand, British goods were imported into India at a nominal duty. तो जब जो इंडियन चीज़ें थी, इंडियन गुड्स थे जो वो ब्रिटेन में भेजे जाते थे तो उन पे बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगाई गई, टैक्स लगाया गया. पर जो चीज़ें ब्रिटिश गुड्स जो यहाँ पे इंडिया में आते थे उन पे नॉमिनल ड्यूटी या ड्यूटी फ्री बेचा जाता था. By the middle of the 19th century, export of cotton and silk goods from India practically ceased. The art of spinning and weaving, which for ages had given employment to thousands of artisans, become extinct. तो अब इससे क्या हुआ
कि जो इंडस्ट्रीज थी उनके बहुत ज़्यादा घाटा हुआ, और ये इंडस्ट्रीज सदियों से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती थी, क्योंकि हैंडमेड गुड्स थे तो लोग चाहिए, लेबर चाहिए बनाने के लिए। पर जब ये चीज़ शुरू हुई, ड्यूटी फ्री मतलब टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगने शुरू हो गए, तो उसकी वजह से ये जो लोगों की एम्प्लॉयमेंट है ये भी पूरी थोड़ी थोड़ी करके ख़त्म होनी शुरू हो गई। देन growing unemployment. The traditional rulers had given financial support to scholars, preachers, and men of arts. The coming of the British led to the decline of such rulers, and gradually their patronage came to an end. Thus, all those who depended on their patronage were impoverished. तो क्या था कि जब पहले के टाइम पे जो रूलर्स थे वो लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते थे, जो स्किल्ड लोग थे उनकी बहुत ज़्यादा मदद की जाती थी। पर जब ब्रिटिश आए तो उसके बाद ये रूलर्स का पतन हो गया, डिक्लाइन हो गया, और उनका रूल भी ख़त्म हो गया। तो जो लोग उन उसके रूल में उस पे मतलब रूलर्स पे डिपेंड करते थे वो एक तरह से गरीब हो गए, गरीब होना शुरू हो गए। देन when the native states were annexed to the British Dominion, thousands of soldiers and officials in administrative, military, and judicial posts became unemployed because British policies excluded Indians from high post. तो जब स्टेट्स को ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले लिया, कैप्चर कर लिया, तो बहुत सारे सोल्जर्स, ऑफिशियल्स ऐसे थे जिनकी नौकरियां चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे और ब्रिटिश पॉलिसी के अंडर बड़ी बड़ी पॉलिसीज पे इंडियंस को नहीं रखा जाता था। देन ऑल दिस पीपल बिकेम बिटर एनिमीज ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसलिए लोग जो पोस्ट पे थे जिनकी एम्प्लॉयमेंट चली गई तो वो एक तरह से उनके एनिमीज बन गए। द लास्ट पॉइंट, inhuman treatment of indigo cultivators. Indigo trade was highly profitable to the British, but the conditions under which the peasants had to work were inhuman. तो इंडिगो ट्रेड था जो, तो वो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था ब्रिटिशर्स को, बट जो उसकी कंडीशंस थी वो मतलब एक तरह से सही नहीं थी। द पीसेंट्स वर फोर्स टू कल्टिवेट ओनली इंडिगो टू इन द फील्ड्स चूजन बाय द ब्रिटिश प्लांटर्स। तो फार्मर्स को एक तरह से फोर्स किया जाता था कि आप इंडिगो वहीं पे लगाएंगे जहाँ पे ब्रिटिशर्स आपको कहेंगे लगाने के लिए। इफ़ दे प्लांटेड एनीथिंग एल्स देयर क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड एंड देयर कैटल वर कैरिड ऑफ एज पनिशमेंट। अगर आप इंडिगो की जगह कोई और चीज़ भी लगाते हैं तो आपकी क्रॉप्स को ख़राब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, और जो आपके एनिमल्स हैं, कैटल्स वगैरह जैसे गायें वगैरह होंगे, वो आपसे छीन ली जाएंगी पनिशमेंट के तौर पे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मिलिट्री कॉजेस। फर्स्ट मिलिट्री कॉज इज ill treatment of Indian soldiers. The East India Company established the British Empire in India with the help of Indian soldiers. तो हमने ये पहले भी पढ़ा था कि अवध के जो 75,000 इंडियन सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश आर्मी में थे, और वो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की अपना जो किंगडम है उसको फैलाने में, स्प्रेड करने में इंडिया में। तो पर जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके साथ व्यवहार था जो बहुत बुरा किया जाता था। उनको अच्छी सैलरी नहीं दी जाती थी, उनको खाने के लिए अच्छा खाना नहीं दिया जाता था, उनके जो हाउसेस थे, अकोमोडेशन थी, वो भी अच्छी नहीं थी। ब्रिटिश मिलिट्री अथॉरिटीज फॉरबिड द सीपॉयज फ्रॉम वियरिंग कास्ट और सेक्रेटेरियन मार्क्स, बियर्ड्स और टर्बन्स, एंड दे शोड डिसरिगार्ड फॉर द सेंटिमेंट्स ऑफ द सीपॉयज। तो इसके अलावा उन्हें ये भी कहा जाता था कि आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो उस कास्ट की मतलब कोई भी चीज़ आप शो नहीं कर सकते। जैसे कि अगर सिख्स हैं तो वो बियर्ड नहीं रख सकते और वो टर्बन नहीं बांध सकते। तो एक तरह से उनकी भावनाओं की कदर बिल्कुल नहीं की जाती थी इंडियन सोल्जर्स के। सेकंड, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। अब ये क्या है? अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल बिलीफ इट वॉज अ तबू फॉर अ ब्राह्मण टू क्रॉस द सीज। पहले माना जाता था, एक तरह से एक बिलीफ होता था कि जो ब्राह्मण हैं उनको मनाही होती थी कि अब वो सी मतलब कि ओशन को मतलब सी को पार करके कहीं नहीं जा सकते।
The British Parliament passed the General Service Enlistment Act in 1856. As per this act, Indian soldiers could be sent overseas on duty. The act did not take into account the sentiment of the Indian soldiers. Brahmin soldiers saw in the danger to their caste. This led to the feeling of resentment among them. तो अब क्या उन्होंने एक एक्ट पास किया, कौन सा एक्ट? जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स थे, वो उनको सीज के रास्ते और दूसरी जगहों पे भेजा जाता था ड्यूटीज़ के लिए। तो इंडियन सोल्जर्स में ब्राह्मण सोल्जर्स को भी साथ, मतलब ब्राह्मण सोल्जर्स भी थे, तो वो भी जाते थे। तो एक तरह से ब्राह्मण्स को ये हो गया कि ये हमारे कास्ट के ऊपर एक डेंजर है, तो इस फीलिंग की वजह से वो ब्रिटिशर्स को अपना दुश्मन समझने लग गए। देन larger proportion of Indians in the British Army. The number of British troops in India was never very large, with the British in the ratio as low as 1 in 4,000. Dalhousie had recommended that more British soldiers should be recruited in the army. This could not come through, thus it made it easier for the larger number of Indian soldiers to make up arms against the British. तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो इंडियन सोल्जर्स थे वो ज़्यादा थे ब्रिटिश आर्मी में एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स। तो डलहौजी ने एक टाइम पे ये भी किया था कि ब्रिटिशर्स सोल्जर्स ज़्यादा होने चाहिए आर्मी में, पर ये पास नहीं हो सका। तो एक तरह से जब इंडियन सोल्जर्स ज़्यादा थे आर्मी में, तो उनके लिए ईजी हो गया कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बगावत कर सकें। देन फोर्थ पॉइंट, ब्लीक prospects of promotions. All higher positions in employment were reserved for the British, irrespective of their performance. Even the Indian soldiers formerly occupying high positions in the army of native princes could not rise above the rank of a subedar. The future of the Indian soldiers was bleak without chances of promotion. तो अब क्या कि इसका मतलब है कि जो हायर पोजीशन थी ब्रिटिश आर्मी में, वो इंडियन सोल्जर्स को नहीं दी जाती थी। वो सिर्फ किसके लिए रिजर्व होती थी? ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व होती थी, चाहे वो उस पोस्ट के लायक हों चाहे ना हों। कई सोल्जर्स होते थे जो इंडियन सोल्जर्स होते थे जो उस पोस्ट के लायक होते थे, पर उन्हें वो पोस्ट नहीं दी जाती थी। जो इंडियन सोल्जर्स की हाईएस्ट पोस्ट थी वो थी सूबेदार। देन deprivation of allowances. The extension of British dominion in India adversely affected the service conditions of the sepoys. They were required to serve in areas away from their homes without extra payment and additional bhatta. The Post Office Act of 1854 withdrew the privilege of free postage enjoyed by the sepoys. तो अब क्या हुआ कि जैसे जैसे ब्रिटिश की एक्सटेंशन बढ़ी इंडियन स्टेट इंडिया में, तो क्या हुआ कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको अपने होम से दूर रह के भी काम करना पड़ा। उन्हें इस काम के लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलती थी और उन्हें कोई एडिशनल भत्ता नहीं मिलता था इस काम के लिए। तो एक एक्ट पास हुआ 1854 में। कौन सा एक्ट? पोस्ट ऑफिस एक्ट। तो इस एक्ट के ज़रिए जो उन्हें फ्री पोस्टेज सेवा, पोस्ट उस टाइम पे जब पोस्ट होती थी उसके ऊपर स्टैंप लगती थी, वो स्टैंप सोल्जर्स को फ्री में मिलती थी लगाने के लिए, पर इस एक्ट के अंदर वो स्टैंप भी उनसे ले ली गई, मतलब वो फ्री सेवा भी उनसे ले ली गई। Then faulty distribution of troops. Places of strategic importance like Delhi and Allahabad had no British armies and were wholly held by the Indian soldiers. Besides, England was engaged in several wars outside India, example the Persian War, the Crimean War and the Chinese War. Indian soldiers had the feeling that the British were in difficulty and the safety of an Indian empire depended on them. They were therefore determined to strike at them at a suitable time. इसका मतलब क्या कि अब दिल्ली और इलाहाबाद की एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस थी, पर जो ब्रिटिश आर्मी थी उस टाइम पे वहाँ पे बिल्कुल भी तैनात नहीं थी। उस टाइम पे वो दिल्ली और इलाहाबाद टोटली किसके हाथ में था? इंडियन सोल्जर्स के हाथ में था। तो उस टाइम पे जो इंग्लैंड थी वो बहुत सारी वॉर्स में उलझा हुआ था, जैसे पर्शियन वॉर में उलझा हुआ, क्रीमियन वॉर में, चाइनीज़ वॉर में। तो इंडियन सोल्जर्स को लगा कि ये सही टाइम है अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने का। लास्ट पॉइंट, लोअर सैलरीज।
The wages of Indian soldiers were inadequate to support their families. On the other hand, the British soldiers were received more than 8 times the salary of Indian soldiers. तो जो इंडियन सोल्जर्स की सैलरी थी बहुत ज़्यादा कम थी. जो उस दूसरी तरफ जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको इंडियन सोल्जर से 8 टाइम्स मोर सैलरी मिलती थी. जैसे अगर उस टाइम पे इंडियन सोल्जर को 20 रुपये मिलते थे, तो जो इंडियन क्या कहते हैं उसे, जो ब्रिटिश सोल्जर्स हो गए उन्हें 8 टाइम्स मोर सैलरी मिलेगी, मतलब 100 रुपीज़ मिलेंगे उस टाइम के हिसाब से. नाउ वी विल डिस्कस इमीडिएट कॉज. Only one immediate cause is there: introduction of the Enfield rifle. In 1856, the British authorities decided to replace the old-fashioned musket called the Brown Bess by the new Enfield rifle. The loading process of the Enfield rifle involved bringing the cartridge to the mouth and biting off the top greased paper with the teeth. तो 1856 में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो पुरानी राइफ़ल है उसको रिप्लेस कर दिया जाए किससे, न्यू एनफील्ड राइफ़ल से. तो इसको चलाने का प्रोसेस क्या था कि जो कार्ट्रिज है उसको माउथ में लेके जाना है और जो टॉप क्रिस्ट पेपर है अपने टीथ से उसको हटा के फेंकना है. तो इन जनवरी 1857 देयर वाज अ र्यूमर इन द बंगाल रेजिमेंट्स दैट द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस हैड द फैट ऑफ काउ और पिग. तो जनवरी 1857 में ये एक र्यूमर फैल गया कि जो ये ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस हैं इनके ऊपर काउ और पिग का फैट है. So the sepoys were now convinced that the introduction of greased cartridges was a deliberate move to defile Hindu and Muslim religions, as cow is sacred to Hindus and pig is taboo to Muslims. तो उस टाइम पे जो हिंदू और मुस्लिम्स थे उनको ये लगा कि एक तरह से ये साजिश है हिंदू और मुस्लिम्स के खिलाफ, क्योंकि जो काऊ है वो बहुत ही ज़्यादा पूजी जाती है हिंदूज़ में और जो पिग है वो एक तरह से मनाई है मुस्लिम्स को. So the both Hindus and Muslim soldiers refused to use these cartridges and staged an uprising when they were forced to use them. तो वो उन्होंने हिंदूज़ और मुस्लिम ने इनफील्ड राइफल्स को यूज़ करने से मना कर दिया और जब उन्हें फोर्स किया गया यूज़ करने के लिए तो वो एक तरह से उनके खिलाफ बगावत करने के लिए खड़े हो गए. नाउ वी विल डिस्कस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. First point, end of the company's rule. The most significant result of the uprising of 1857 was the end of the rule of East India Company and assumption of the government of India directly by the crown. This was done by the Government of India Act of 1858 which had the following provisions. तो अब इस रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ, 1857 की रिवॉल्ट के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और अब इंडिया को कौन गवर्न करने लग गया, ब्रिटिश क्राउन. सीधा इंग्लैंड से, डायरेक्टली इंग्लैंड से उसको उसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू हो गया. देन दिस वाज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ, ये किसके अंडर हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के अंडर, जिसके अंदर कौन सी प्रोविजंस आती हैं अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में. इट ट्रांसफर्ड द पावर टू गवर्न इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन. इसने जो इंडिया को रूल करने, इंडिया के ऊपर रूल करने की, इंडिया को गवर्न करने की पावर थी उसको ट्रांसफर कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में. देन द कंपनीज बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर एबोलिश्ड. ये दोनों पोस्ट्स को एबोलिश कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की. इसकी जगह नई पोस्ट इंट्रोड्यूस करवाई गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो अब सारी पावर्स को एक्सरसाइज करेगी, जिसने सारी पावर्स को एक्सेस किया और उसको एक काउंसिल दे दी गई जिसकी मदद से वो सारे फैसले ले सकता था. देन The Secretary of State was a member of the British Cabinet and was responsible to the Parliament. जो Secretary of State था वो मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का और जो भी वे फैसले लेगा सारे किसके लिए, किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे, सारे इस फैसले के लिए पार्लियामेंट उस फैसले के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी. देन actual governance was to be carried on before by the governor general who was also given the title of viceroy or crown's personal representative. जो गवर्नर जनरल था उसको टाइटल दे दिया गया वाइसरॉय का या फिर क्राउन्स पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि जो ब्रिटिश क्राउन है उसका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, उसको रिप्रेजेंट करने वाला. लॉर्ड कैनिंग जो थे वो थे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया. देन सेकेंड पॉइंट इज क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन. दी Queen's proclamation incorporating the transfer of governors from East India Company to the British Crown was made public at Allahabad on November 1, 1858 by Lord Canning, the first Viceroy of India. The proclamation promised that the government of India would. तो अब क्या हुआ इस proclamation के अंडर,
की जो पावर थी इंडिया को गवर्न करने की, वो ट्रांसफ़र कर दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, और इसको पब्लिक कर दिया गया नवंबर 1 1858 में लॉर्ड कैनिंग के ज़रिए इलाहाबाद में। तो इसमें प्रोक्लेमेशन में ये प्रॉमिस किया गया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अब क्या क्या करेगी, फॉलो अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरविनेशन इन सोशल एंड रिलीजियस मैटर ऑफ इंडियंस, कि वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी सोशल और रिलीजियस मैटर्स में इंडियंस के। देन ट्रीट ऑल सब्जेक्ट्स इंडियन एंड यूरोपियंस आर एज इक्वल्स, एजुकेशन एंड एबिलिटी वुड बी द बेसिस ऑफ ऑल अपॉइंटमेंट्स। तो अब इंडियन और यूरोपियंस को इक्वल तरीके से देखा जाने लगा, और उनको जो अपॉइंटमेंट्स, जो जॉब्स उनको मिलती थी, किस बेसिस पे मिलती थी, उनकी एजुकेशन के बेस पे और उनकी एबिलिटी के बेस पे। देन ग्रांट ए जनरल पार्डन टू ऑल दोज who had taken part in the war except those who were found guilty of murder of British subjects। तो अब उन सबको माफ़ी मिल गई जिन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भाग लिया था, उसके अलावा जिन्होंने ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को, मतलब कि जिन्होंने ब्रिटिश सिटीजन्स, ब्रिटिश इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मारा था। देन डू इट्स बेस्ट टू एडवांस द इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए भी बहुत अपना योगदान दिया गया इस प्रोक्लेमेशन के अंडर, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्रोक्लेमेशन के अंडर ये करेगी, ये प्रॉमिस किए गए। देन थर्ड पॉइंट इज एंड ऑफ मुगल्स एंड पेशवास। अब मुगल्स और पेशवास का एंड हो गया कैसे, विद द डेथ ऑफ बहादुर शाह सेकंड हु वाज डिपोटेड टू यंगून द मुगल डायनेस्टी केम टू एंड। बहादुर शाह सेकंड की डेथ के बाद, जो लास्ट मुगल रूलर थे, उनकी डेथ के बाद मुगल्स बिल्कुल ख़त्म हो गए। देन नाना साहेब द लास्ट पेशवा हैड टेकन एन एक्टिव पार्ट इन द अपराइजिंग एंड हैड फ्लेड टू नेपाल आफ्टर द फेलियर ऑफ द अपराइजिंग, सो द ऑफिस ऑफ द पेशवा ऑल्सो केम टू एन एंड। तो जो नाना साहिब थे, जो लास्ट पेशवा रूलर थे, उन्होंने अपराइजिंग में बहुत, उनका अपराइजिंग में बहुत बड़ा योगदान था, पर जब ये अपराइजिंग फेल हो गया तो वो नेपाल चले गए, और उनके नेपाल जाने के बाद जो पेशवा का राज था वो बिल्कुल सूना हो गया, मतलब उसमें अब कोई नहीं था। तो इस तरह से पेशवास का भी एंड हो गया। देन रिलेशंस विद प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रिंसली स्टेट्स के साथ रिलेशन कैसे हुए, द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स फॉर अबंडेंट। जो ये पॉलिसीज़ थी जिनके अंडर अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे किंगडम्स को अपने कैप्चर में कर लिया था, अपने अंडर में कर लिया था, इनको ख़त्म कर दिया गया। सम ऑफ द इंडियन प्रिंसेस हैड रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश एंड हैड हेल्प देम इन सप्रेसिंग द अपराइजिंग। तो कई सारे जो प्रिंस थे, इंडिया के नवाब थे, उन्होंने वो ब्रिटिश की तरफ लॉयल रहे और उन्होंने हेल्प किया इस अपराइजिंग को ख़त्म करने में। देयर लॉयल्टी वॉज रिवॉर्डेड विद द अनाउंसमेंट दैट देयर राइट टू अडॉप्ट हायर्स वुड बी रिस्पेक्टेड इन द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरीज गारंटेड अगेंस्ट फ्यूचर एनेक्सेशन। अब इसके अंडर क्या हुआ, देन 1876 क्वीन विक्टोरियाज अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। 1876 में क्वीन विक्टोरिया ने एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल एज्यूम कर लिया, मतलब वो एक तरह से, अब क्योंकि वो कंट्रोल कर ली थी इसलिए उन्होंने ये टाइटल एज्यूम कर लिया। देन द इंडियन प्रिंसेस विलिंगली बिकेम जूनियर पार्टनर्स और एजेंट्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन बिकॉज दे वर प्रॉमिस्ड दैट दे वुड कंटिन्यू एज रूलर ऑफ द स्टेट्स। तो अब जो रूलर्स ने उनका साथ दिया था इस अपराइजिंग को ख़त्म करने में, उनको ये प्रॉमिस किया गया कि अगर आप हमारे जूनियर अंडर रहेंगे तो आप अपने राज को आराम से चला सकते हैं, उस राज का जो रूल होगा वो आपके अंडर होगा, पर उसको कंट्रोल तो ब्रिटिश क्राउन ही करेगा, सिर्फ नाम का रूल होगा जो उनके अंडर में होगा। देन पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। After 1858, the British continued their policy of divide and rule by turning the princes against the people, province against province, caste against caste, group against group, and above all Hindus against Muslim. They alienated the people from their rulers by giving them special protection and consciousness. तो उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई डिवाइड एंड रूल की। इसमें क्या किया उन्होंने कि जो रूलर्स है उनको स्पेशल पावर्स देनी शुरू कर दी, स्पेशल प्रोटेक्शन देनी शुरू कर दी। तो इंडियन लोगों को लगा, सिटीजन्स को लगा कि एक रूलर्स उनके साथ मिले हुए हैं, मतलब उनको स्पेशल पावर मिल रही है, हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो ऐसा उनको लगने लगा। तो एक तरह से उनकी जो पॉलिसी थी वो काम करने लगी। और सबसे मेन बात, उन्होंने हिंदूज़ और मुस्लिम्स में डिवाइड करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है इसमें हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे होकर लड़े थे, तो इसीलिए उन्होंने उनको अलग करने के लिए इस पॉलिसी को अपनाया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लेवरली यूज द इंट्रैक्शन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस टू क्रिएट ए स्प्लिट
religious line among the educated Indians. The British also encouraged hatred and feeling among the Muslims so that they could never challenge the British Empire in India. So इस लाइन में यही है कि उन्होंने हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में ये पॉलिसी को बनाया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऐसा रिवॉल्ट दोबारा से हो. देन रेशियल एंटागोनिज्म. इसका मतलब द ब्रिटिश बिलीव्ड इन देयर रेशियल सुपरियोरिटी एंड दे थॉट दैट सोशल डिस्टेंस वाज टू बी मेंटेन टू प्रिजर्व देयर अथॉरिटी ओवर द इंडियंस. तो अब ब्रिटिशर समझते थे कि वो इंडियन से सुपीरियर हैं और वो चाहते थे कि ये इसको मेंटेन करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया उनसे ताकि वो इंडियंस पर अपनी अथॉरिटी बना के रख सकें. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, रेलवे कंपार्टमेंट्स, पार्क्स, होटल्स, क्लब्स एक्सेट्रा रिजर्व फॉर यूरोपियंस ओनली वर यूजिबल मैनिफेस्टेशन ऑन द रेशनलिज्म. तो उन्होंने कई सारे रेलवे कंपार्टमेंट, पार्क्स, होटल्स, क्लब्स और एक्सेट्रा यूरोपियन, अकेले यूरोपियंस वहाँ पे जा सकते हैं, इंडियंस का वहाँ पे जाना अलाउड नहीं किया गया. देन इंक्रीज रेशियल बिटरनेस. अब क्या हुआ इसके अंदर, आफ्टर द अपराइजिंग ऑफ 1857 रेशियल बिटरनेस इंक्रीज्ड. द ब्रिटिश डब्ड ऑल इंडियंस एज अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट एंड सब्जेक्टेड देम टू इंसल्ट्स एंड ह्यूमिलिएशन. तो अब क्या हुआ कि जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये मान लिया कि जो इंडियंस हैं वो ट्रस्ट के योग्य नहीं हैं, मतलब उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो साथ में रह के पीठ पे छुरा खोप सकते हैं. तो द इनफैक्ट द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वाज रीमॉडल्ड एंड बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सुपीरियर रेस. तो अब जो जितनी भी इंडियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल बदल दिया गया, इंडियंस को बहुत ही कम पावर दी गई और ब्रिटिशर्स ने अपने आप को ऊपर सुपीरियर रखा ताकि ऐसा रिवॉल्ट दोबारा से ना हो सके. देन changes in the army. The Indian army was reorganized after 1858 to prevent the reoccurrence of another uprising. तो अब इंडियन आर्मी में भी चेंजेस किए गए ताकि ऐसा रिवॉल्ट ना हो सके. अब वो चेंजेस क्या क्या थे, द स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन ट्रूप्स इन इंडिया वाज इंक्रीज्ड. पहले यूरोपियन ट्रूप्स की जो स्ट्रेंथ थी वो कम थी, अब उसको बढ़ा दिया गया. द रेशियो ऑफ यूरोपियन टू इंडियन ट्रूप्स वाज फिक्स्ड एट 1:2 बंगाल आर्मी, 2:5 मद्रास एंड बॉम्बे आर्मीज. अब क्या कर दिया गया कि अगर एक बंदा यूरोप का है तो सिर्फ 2 ही बंदे इंडिया के होंगे बंगाल आर्मी में, और अगर 2 बंदे यूरोप के हैं, सोल्जर यूरोप के हैं, तो 5 बंदे ही सिर्फ इंडियन सोल्जर्स के होंगे. तो ये सेम रेशियो मेंटेन रही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक. The general principle adopted was that the number of Indian sepoys should not exceed twice that of European troops. Then the second one is यूरोपियन ट्रूप्स वर kept in key geographical and military position. तो जितनी भी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस थी जो ब्रिटिशर्स के अंडर थी उस पे सभी पे अब इंडियंस का कोई कंट्रोल नहीं रहा. अब यूरोपियंस ने वहाँ पे अपने सोल्जर्स को अपॉइंट कर दिया. Then third point, to desist the Indian soldiers from rising against the British rule, the sophisticated weapons and ammunition were never placed under the charge of Indians. अब Indians के चार्ज के अंडर weapons और ammunition को भी नहीं रखा गया, वो सारा किसके अंडर दे दिया उन्होंने, यूरोपियन सोल्जर्स को दे दिया. Then discrimination on the basis of caste, region and religion was practiced in the recruitment to the army. अब भेदभाव शुरू हो गया किसमें, आर्मी की रिक्रूटमेंट में, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रीजन एंड रिलीजन. देन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. The uprising of 1857 ended the era of territorial expansion and ushered in the era of economic exploitation in the following manner. तो 1857 के बाद उन्होंने अपने टेरिटरीज को अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करना तो बंद कर दिया, पर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जारी रही जैसे पहले जारी रहती थी. तो इसमें क्या हुआ, इंडिया वाज टर्न्ड इनटू अ टिपिकल कॉलोनियल इकोनॉमी एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टिंग फिनिश्ड गुड. पहले भी इंडियंस जो थे एक तरह से सेंटर थे इंपोर्टिंग, और वो रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते थे ब्रिटेन को. अभी वही सेम वो इंपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स कहाँ पे, ब्रिटेन में. देन द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड मेंबर्स ऑफ द इंडियन काउंसिल, द सिविल सर्वेंट्स एंड मिलिट्री ऑफिसर्स फॉर लार्ज ड्रेन ऑन द कंट्रीज रिसोर्सेज. तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मेंबर्स ऑफ इंडियन काउंसिल, सिविल सर्वेंट्स और मिलिट्री ऑफिसर्स की जो सैलरी थी वो टैक्सेस से दी जाती थी जो वहाँ से कलेक्ट किए जाते थे. तो एक तरह से ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का कह सकते हैं इसे हम.
Then peasants were impoverished under the British rule. The indigo peasants of Bihar revolted on a large scale in 1866 to 68. तो जो peasants थे, farmers थे, वो बहुत ज़्यादा poor हो गए ब्रिटिश रूल के अंडर. जो इंडिगो फार्मर्स थे उन्होंने रिवॉल्ट भी किया इसके अगेंस्ट 1866 टू 1868 के बीच में. देन रूरल आर्टिसंस इंडस्ट्री सच एज हैंडीक्राफ्ट, स्पिनिंग एंड वीविंग कोलैप्स्ड. तो अब जो हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ की वजह से हैंडमेड चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे हैंडीक्राफ्ट, स्पिनिंग, वीविंग, ये जो कंपनीज थी ये भी पूरी धीरे धीरे करके कोलैप्स होना शुरू हो गई, क्योंकि ड्यूटीज टैक्स ज़्यादा हो गए थे. टैक्स की वजह से लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी जाने लग गई थी. तो ये भी एक चेंज आया. देन Rise of nationalism. The uprising of 1857 was the first struggle of the Indian people for freedom for British imperialism. It paved the way for the rise of national movement. The sacrifices made by revolutionaries like Rani Lakshmibai, Nana Sahib and Mangal Pandey served as a source of inspiration for the future freedom fighters. The heroic struggle also established valuable traditions of resistance to the British rule. तो अब rise of nationalism means कि एक तरह से जो इस रिवॉल्ट के अंदर जितने भी रेवोल्यूशनरीज मरे, जिनकी मौत हुई, वो एक तरह से इंस्पिरेशन बन गए यूथ के लिए, और उनको मोटिवेशन मिली कि हम इन अंग्रेज़ों को अपने देश से भगा सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ द वॉर. Historians and scholars have different views about the nature of the outbreak of 1857. Vinayak Damodar Savarkar, in his book The Indian War of Independence, described it as a planned war of national independence. हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स के अलग अलग व्यूज़ थे. तो विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी बुक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ये डिस्क्राइब किया कि ये एक प्लान्ड वॉर थी नेशनल इंडिपेंडेंस के लिए. तो noted historian S.N. Sen also believes that the uprising of 1857 was a war of independence. According to him, the uprising began as a fight for religion and ended as a war of independence, as the revolutionaries wanted to get rid of the alien government and restore the old order of which the king of Delhi was the rightful representative. तो अब S.N. Sen ने क्या कहा कि S.N. Sen का बिलीव था कि ये एक तरह से पहले तो रिलीजन के लिए फाइट थी, अपने रिलीजन को बचाने के लिए, पर बाद में ये एंडेड हुई, जब एंड हुई वॉर तो एक इंडिपेंडेंस के लिए हुई कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए एलियन गवर्नमेंट से. वो चाहते थे कि दिल्ली गवर्नमेंट, जैसे दिल्ली में पहले मुगल रूल था वैसे ही वापस आ जाए दिल्ली सल्तनत, उनका ही रूल अच्छा उन्हें लगता था. Then whatever be the nature for the uprising of 1857, it is generally hailed as the first war of independence because it was the first mass uprising in which all the section of Indian society participated against a common enemy, the British. तो अब इस वॉर में मेन क्या बात हुई कि सारे लोग, अलग अलग सेक्शंस के लोगों ने इकट्ठे होके एक कॉमन एनिमी के खिलाफ वॉर की. कौन से कॉमन एनिमी? ब्रिटिश. देन इट पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनल मूवमेंट. द सेक्रीफाइसेस मेड बाय लक्ष्मीबाई, नाना साहिब एंड मंगल पांडे सर्व्ड एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन to the leaders and people to fight for the independence of India from the British rule. तो अब एक तरह से इंस्पिरेशन मिली फ्यूचर यूथ को. जो सेक्रीफाइसेस किए गए थे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, लक्ष्मीबाई जी ने किए था, नाना साहिब ने, मंगल पांडे ने, तो एक तरह से इंस्पिरेशन मिली कि हम ब्रिटिश रूल को अपने इंडिया से पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.